जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 बार से सांसद हैं और हमारी मौजूदगी है बीएचयू में। बीएचयू यानी बीएचयू ये जो हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। और हमारे बगल में देख रहे होंगे तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर ओम शंकर जो यहाँ के हेड भी हैं, ये पिछले 11 मई से अनशन पर बैठे हैं। तमाम इनकी मांगे हैं, तमाम इनकी जो एक आवाज़ है वो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक या फिर उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और क्या कुछ मांगों को विशेष रूप से ये सरकार तक रखने का प्रयास करना चाह रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कितने दिनों से आप अनशन पर हैं? मैं पिछले 11 दिनों से आमरण अनशन पे हूँ। तो क्या इस मुख्य रूप से आपकी मांगे हैं और ये लड़ाई किसके तहत आप लड़ रहे हैं? ये लड़ाई जो है किसी के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई जो है आम जनता को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और इस देश में फैलते भ्रष्टाचार को उजागर करना है। भ्रष्टाचार को उजागर करना है तो सरकार की अगर बात हम कर ले तो सरकार करिए कि हमारी जो पिछले 10 वर्षों की सरकार है वो भ्रष्टाचार मुक्त रही है, तो आप भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप किधर लगा रहे हैं? नहीं, पहले तो मैंने जो कहा भ्रष्टाचार पे दूसरी बार में आते, वैसे आप चाहते भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार से पहले सबसे महत्व मैंने कहा कि मौलिक अधिकारों की बात करनी है। सबसे पहले मैं इस देश की जो है इकोनॉमिक पॉलिसी पर बात करना चाहता हूँ, जो इस देश के विकास की नीति है, क्योंकि विकास भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है और सरकार का दावा है कि वो विकास जो है आंधी बह रही है और अब भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। लेकिन अगर सच्चाई तौर पर अगर आप देखें तो भले ही आपकी इकोनॉमी 5वीं बड़ी हो, लेकिन उससे बड़ी जो सच्चाई है 80 करोड़ आबादी को 5 किलो अनाज हर महीने जब मिलता है राशन के तौर पर, तभी उनका घर चलता है। तो एक तरफ जो है 80 करोड़ आबादी, लगभग 2/3 आबादी जो है उसको आपको रोज़ जीने खाने के लिए अनाज देना पड़ता है और ट्रिलियन इकोनॉमी जो है उसके तरफ आपका उद्देश्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 5वां नंबर है आपका। तो ये खुद आपके विकास के झूठ को उजागर करता है, क्योंकि अगर सच में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन इस देश में होमोजेनस होता, यानी कि समानांतर तौर पर पूरे देश के अंदर हुआ होता, तो किसी को भी आपको 5 किलो अनाज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 5 किलो अनाज बताता है कि आपका विकास जो है वो पूंजीवादी, भ्रष्टाचारी पूंजीवादी नीति पर आधारित है, जिसके तहत पूंजीवादी जो है वो सरकार बनाता है और सरकार पूंजीवाद बनाता है, पूंजीपति बनाते हैं, और इस दोनों का एक जो है जलेबी वाला गोल गोल चक्कर चलते रहता है। और विकास जो है सरकार और पूंजीपति के बीच में घूमता रहता है और देश की आम जनता भूखमरी और गरीबी के चपेट में आ जाता है। यही 10 साल के शासनकाल में आपको दिखा है। तो इसका अल्टरनेट मॉडल हम पेश कर रहे हैं कि विकास का आखिर मॉडल क्या हो। विकास का मॉडल वो होना चाहिए जिससे समाज का हर वर्ग विकसित हो। और हमारे देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो है युवा। 60 से 70% आबादी जो है हमारे देश का युवा है और युवाओं के कंधे पर ही देश का भविष्य है। और वो युवा जो है आज चारों तरफ आंदोलन कर रहे हैं। उनको रोज़गार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। और ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि आपने जो विकास की मूल अवधारणा है, जैसे कि अगर हम कोई बिल्डिंग ऊपर से छत से ढालना शुरू करें तो वो टिकेगा क्या? वो ज़मीन पे धड़ाम से गिरेगा। बिल्डिंग जो है ज़मीन से बनती है, छत से नहीं बनती है। तो आपने नींव रखी ही नहीं और आपने छत बनाना शुरू कर दिया, इसलिए आपका विकास ऊपर पे ही तैरता रह गया, ज़मीन तक नहीं पहुँचा और आम जनता जो है आपके उस विकास के मॉडल से महरूम रह गए। ठीक है, तो बस मैं आता हूँ। तो विकास का जो होलिस्टिक मॉडल है उसमें हर व्यक्ति का विकास कैसे होगा जब इस देश का युवा या जो आपकी पूंजी है वो मानव पूंजी में बदलेगी। मानव यानी युवा, जब आप उसको स्किल ट्रेनिंग देंगे तो वो आपको मानव पूंजी की तरफ बढ़ेगा, बदलेगा और तब वो आत्मनिर्भर होगा। आपके हिसाब से शिक्षा के मौलिक अधिकार का मतलब है 9वीं तक पास करना। ये सिर्फ एक अच्छा नौकर पैदा कर सकता है
मालिक नहीं पैदा करेगा। तो आपकी जो पूरी प्रणाली है वही यहाँ पर कमज़ोर, लाचार और बीमार पैदा करना चाहता है। इसलिए शिक्षा के मौलिक अधिकार का मतलब जब बच्चा जन्म ले और जब पढ़ने लायक हो, जब वो स्कूल में दाखिला ले, तो अपने जीवन में वो जो भी शिक्षा हासिल करना चाहता है, टैक्स पेयर यानी कि आम जनता के टैक्स पेयर से ही सरकार चलती है, उसका 10% हिस्सा उनके इस विकास में लगाया जाए। दूसरा है स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार। स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो और अपना भारतीय होने का सबूत, आई कार्ड प्रूफ दिखा दे सरकारी अस्पतालों के अंदर, तो उसके बाद उनकी सारी जांच और सुविधाएं, इलाज और घर जाने तक के जितने भी दवाओं के खर्च हैं, सब उनको 10% जो हिस्सा है टैक्स पेयर्स का, उसके द्वारा फ्री ना कहा गया, इसलिए मैंने फ्री शब्द कहीं यूज़ नहीं किया। ये फ्री और खैरात जो है, ये पूंजीपतियों का दिया हुआ अपमानित करने वाला शब्द है। आपका ही पैसा 80-90% वो लूट कर ले जाते हैं और आप ही का पैसा जब आपके एम्पावरमेंट के लगता है तो कहते हैं खैरात बांट रहे हैं। तो आदमी को ये समझना होगा कि खैरात पूंजीपति लूट रहे हैं। 16 लाख करोड़ का NPA उनका माफ़ किया जाता है और उनका कोई योगदान नहीं है टैक्स में योगदान आपका है। तो जिनका योगदान है वो अपने ही पैसे का अगर कुछ हिस्सा योगदान उनके उन्नति में होगा तो खैरात कैसे हो सकता है? ये तो खैरात पूंजीपति ले जाते हैं, ये समझना होगा। और उनको जो दिया जाता है ना खैरात, उससे वो आपका ही शोषण करता है, आपकी ही रोड, रेल और सब कुछ को खरीदता है। अब स्कूल और अस्पताल भी खरीद रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो मॉडल है वो स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है, जहाँ कि आप अगर अस्पताल में होता क्या है, एक आदमी, हमारी 90% आबादी अगर आज के समय में पूरे जीवन की अगर वो बचत करे तो 90%, 95% जो है 5 लाख से ज़्यादा नहीं कमा सकते। और ये कमाने के लिए 50-60 की आयु बीत जाती है। 50-60 की आयु पर जब वो उसी समय बीमार होता है, इलाज के लिए जाता है, निजी अस्पतालों में भर्ती होता है, 5 दिन में 5 लाख गायब। अभी कल मेरे एक जानने वाले थे, वो उनको कुछ पेट की समस्या हुई, 3 दिन अस्पताल में भर्ती हुए, उन्होंने कहा 2 लाख का बिल हो गया। तो इस तरह से आपके जीवन की कमाई 5 दिन 6 दिन के अस्पताल में ही पूरी खत्म हो जाती है। जीवन बचेगी नहीं बचेगी वो तो अलग एक बात है। और आप जो है विकास की सीढ़ी में जहाँ आगे बढ़े थे, फिर से फिसल के जीरो पे आ जाते हैं। ये फिसला फिसली वाला विकास है, इससे आप जहाँ हैं वहीं घूमते रहते हैं। ऊपर में जो ऊपर वाला विकास है, पूंजीपति और नेता ऊपर में अमीरी के जाल में फंसा है और नीचे का व्यक्ति जो गरीबी के जाल में, ट्रैप में फंसा है। ये गरीबी ट्रैप और अमीरी ट्रैप के बीच में जो खाई है, इसमें सब आपस में जूझता और मरता रह रहा है। तो उस गैप को ख़त्म करने के लिए जब आप इलाज देंगे, तो मान लिया 5 लाख के इलाज की उसको ज़रूरत थी, आपने अस्पताल में उसको 5 लाख के इलाज कर दिए, उसको 1 रुपया भी नहीं लगा। तो विकास की सीढ़ी में 5 लाख जो उसका बचत था 90% आबादी की, तो उसकी अगली पीढ़ी 5 से 10 लाख की तरफ बढ़ेगी ना, तो विकास आगे की तरफ बढ़ेगी। ये है सामूहिक विकास। और अगर आंकड़े आप देखें वर्ल्ड बैंक का, तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि हर साल आपके देश में यानी भारतवर्ष में 5 करोड़ आदमी इसलिए गरीब हो जाता है क्योंकि वो किसी न किसी बीमारी के इलाज के चक्कर में अस्पताल में जाते हैं। अगर आपको 5 करोड़ आबादी को हर साल गरीबी की जाल से मुक्ति दिलाना है और अगले 10 सालों में इस देश के सभी के जड़ से गरीबी मिटानी है, तो उसके लिए चाहिए स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार। गरीबी की, भूखमरी की, बीमारी, लाचारी, ये सब मिटाना है तो स्वास्थ्य के और शिक्षा के मौलिक अधिकार होने चाहिए। और विकास की हॉरिजॉन्टली, जो मैंने कहा कि ये जो गरीब आदमी है, सबसे गरीब था 5 लाख तक आया था, अगला बार 10 लाख, फिर 15-20 लाख, इस तरह से वो आगे की तरफ विकास में बढ़ेगा। तो ये है विकास का मॉडल। आपने तमाम मौलिक अधिकार की बात की तो यहाँ से पिछले आप 11 मई से अनशन पर हैं, तो इस बीच में क्या कोई आपकी खबर या हालचाल पूछने आया कि जिम्मेदार व्यक्ति की बात करें हम तो? जिम्मेदार व्यक्ति तो कोई खबर पूछने नहीं आया, लेकिन आप जैसे मित्र जितने खबर पूछने आए, उससे मैंने इस देश के बहुत सारी आबादी को जगह दिया है कि उनको स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार क्यों चाहिए, उनके इस देश से गरीब मिटाने के बदले गरीबी मिटाने का रास्ता क्या है, और रोज़ यही बता रहा हूँ। वो आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जिनको जगाना है, जिनको अपने पैरों पे खड़ा करना, वो मैं कार्य कर रहा हूँ। वो अगर आएंगे तो ठीक है, ये जिस दिन जग जाएंगे वो खुद यहाँ पर आ जाएंगे और अपना अधिकार खुद ले लेंगे, फिर मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये अनशन आपका लगभग कितने दिनों तक चलेगा? जब तक या तो इस देश की जनता खड़ी हो जाए, या तो जो भ्रष्ट प्रशासक है
वो अपने राहों पर सुधर जाए, और या फिर जब तक जान है। अगर कोई आपको मतलब अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर आता है, एक आपको संवेदनाएं रखने की, हाँ हम आपकी बातों पर स्वीकार करते हैं, तो वो बातें किसकी होंगी? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी हो सकता है यहीं दौरे पर हैं, आपकी वीडियो पर नज़र पड़ जाए तो प्रधानमंत्री शायद किसी को भेज दें, तो आपको उस वक्त आपने सही बात की, वो भेजे या ना भेजे ये तो नहीं पता मुझे लेकिन आज ही मैंने 5 घंटे पहले पत्र लिखा है उनको, और उनसे बोला है कि आप इस यहाँ के सांसद पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में, आपको चुनाव भी लड़ना है, आप हम लोग उससे वोट मांग रहे हैं, तो हम आपसे 5 मिनट का समय मांग रहे हैं। अगर आपको वोट चाहिए तो मेरी भी सुनिए, मैं आम जनता की तरफ से वो मांग रहा हूँ जो इस देश से गरीबी और भुखमरी मिटाएगा, जो गरीब नहीं गरीबी को मिटाएगा। आप मेरी भी सुन लीजिए, हो सकता है प्रधानमंत्री जी को ये बातें समझ में आ जाए, वो खुद मुझसे मिलने आ जाए कि ऐसा कौन सा आपने मंत्र रखा है, हमें भी बता दीजिए, इस देश का विकास हम भी करेंगे। वो आएंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरे सांसद हैं और इस देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं, मानवता ज़रूर उनके अंदर होगी, और वैसे भी भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पर वो कार्य करते हैं। तो उनके ही संसदीय क्षेत्र के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो सम्मानित विश्वविद्यालय है, उसके अंदर जो फैला भ्रष्टाचार है, वो भी एक सिर्फ आदेश का भ्रष्टाचार है। मेरा सिर्फ ये कहना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कानून से चले। कानून का मतलब क्या है कि यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक जो है उनका कार्यकाल 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, जबकि यहाँ किसी का भी सबसे ज़्यादा कार्यकाल 3 साल का हो। जैसे वीसी 3 साल के लिए होते हैं, डीन 3 साल के लिए, मैं हेड हूँ 3 साल के लिए, तो चिकित्सा अधीक्षक का भी 3 साल पूरा हो गया। 6 मई को उनको तुरंत प्रभाव से उस कार्यालय आदेश के द्वारा हटा दिया जाए। दूसरा कहना है कि एक जो यहाँ के डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने एक कार्यालय आदेश पारित किया है कि हृदय रोगियों के लिए यहाँ जो आवंटित बेड है जिस पर ताला लगाया हुआ उसको खोल दिया जाए, और उसके तहत जो नए बिल्डिंग भवन बने हैं सुपर स्पेशलिटी भवन, उसका पूरा 4था तल्ला और आधा 5वां तल्ला हृदय विभाग को दिया जाए, ताकि हृदय की बीमारियाँ जो आजकल बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, लोगों की चलते फिरते मौतें हो रही है, उसके लिए क्षणिक कुछ उपाय हो जाए, और लंबे समय के लिए जो प्रधानमंत्री जी से या पूरे देश के लिए जो हमारी मांग है स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के तहत, कि आप 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनाएं, जिस एक डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर के अंदर मॉडर्न सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, और वहाँ 250 से कम बेड नहीं हो, जिससे कि ये कोरोना से भी 200 गुने ज़्यादा खतरनाक महामारी जो आपके देश में फैली है, उस पर आप अगले 5 सालों में अस्पताल बनाकर उस पर नियंत्रित करने की कोशिश करें। तो ये बनारस बीएचयू में हम मौजूद थे। हमारे साथ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर ओम शंकर जी, जो पिछले 11 मई से यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं और देश की तमाम लोगों से ये अपील कर रहे हैं, तमाम सरकारों से ये अपील कर रहे हैं कि जो नीतियाँ हैं, जो नीयत है, उसमें फ़र्क ये बता रहे हैं। जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, या फिर हमारे जो मूल अधिकार हैं, उनको बताने के यहाँ से